बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर जो 10 है उसको स्टार्ट करना है। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है, इस चैप्टर में हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जानेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और इसके अलावा स्पेक्ट्रोमीटर है, और स्पीड ऑफ लाइट मालूम करने का फार्मूला क्या है वो जानेंगे, और कुछ है ना इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक केबल्स है। तो स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अक्सर आती हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। बस पहले ही पॉइंट जो है वो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसको हम नियर पॉइंट भी बोलते हैं, ORR नियर पॉइंट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या इसको नियर पॉइंट कहते हैं। ये क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई वेयर द ऑब्जेक्ट्स अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट, यानी ये वो कम से कम डिस्टेंस है जहाँ पर ऑब्जेक्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम एक बुक की रीडिंग करना चाहें और उसको आंख के बहुत करीब ले आएँ तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर वो आंख से बहुत दूर चली जाए तब भी हम उसको सही तरह नहीं पढ़ पाते। तो कम से कम वो नॉर्मल डिस्टेंस कितना है एटलीस्ट कि जहाँ पर हम उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकें। और देखा यह गया है कि वो जो डिस्टेंस है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर। अगर हम इसको मिलीमीटर में लिखें तो ये 250 मिलीमीटर बनता है। ठीक है, द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई where the objects appear to be distinct is known as least distance of distinct vision or near point। और बड़ी दफ़ा ये पेपरों में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और विद द एज ये डिस्टेंस जो है ना वो चेंज भी होता है। तो नॉर्मली ये होता है, अदरवाइज विद द एज जो है ना ये डिस्टेंस चेंज हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास है मैग्नीफाइंग पावर। इसको हम क्या कहते हैं? इसमें हम देखेंगे कि मैग्निफिकेशन से क्या मुराद है। इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होएगी? एक्चुअली ये है द रेशो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट के साइज की जो रेशो है इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है और हम इसको देखते हैं किसी लीस्ट डिस्टेंस से, ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। तो अनएडेड आई मतलब विदाउट एनी ऑप्टिकल डिवाइस, तो ये जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है इसका जो देखें रेशो देखेंगे, ये अनएडेड आई मीन बगैर किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। और अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उसी जगह से किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मदद से, तो अब इसको बोलेंगे हम इमेज। नाउ इट इज़ सीन विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नाउ द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज़ नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। इसको हम लीनियर मैग्निफिकेशन का नाम देते हैं। एक और मैग्निफिकेशन के लिए वर्ड यूज़ होता है, उसको हम कहते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या होएगा? इसको हम लिखेंगे द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड by the aided eye से मुराद with the help of an optical device you are using a convex lens or any optical instrument to the angle subtended with naked eye या unaided eye। जैसे इसी एग्जांपल को अगर आप देखें तो अगर ऑब्जेक्ट का कोई एंगल बन रहा है विद आउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अनएडेड आई के साथ, उसको से आप अल्फ़ा कह लें। लेकिन आप देखें इस फिगर में कि ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम जो है जो विद द हेल्प ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस, अब इस एंगल का नाम बीटा होगा।
तो इस लीनियर एंगुलर मैग्नीफिकेशन को हम यूँ भी कह सकते हैं कि डेट इज़ इक्वल टू बीटा ओवर अल्फ़ा। तो ये बीटा ओवर अल्फ़ा या I/O ये हमारी मैग्नीफिकेशन होगा। एक को हम लीनियर मैग्नीफिकेशन और दूसरे को एंगुलर मैग्नीफिकेशन के नाम से जानते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन लीनियर मैग्नीफिकेशन या एंगुलर मैग्नीफिकेशन, या व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीफाइंग पावर। एक और बात याद रखें, समटाइम जो मैग्नीफिकेशन है उसको हम ये भी लिखते हैं द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस रेशो को इसको भी कहते हैं। और नॉर्मली आपको पता है इमेज का जो डिस्टेंस है वो हम q लेते हैं और ऑब्जेक्ट का p, तो q/p ये भी मैग्नीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और q क्या है, ये जहाँ पर इमेज हमें मिलता है, और नॉर्मली ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, तो इसको आप d/p भी लिख सकते हैं। अगर हम समराइज़ करें तो मैग्नीफिकेशन के ये सारे रिलेशन, आप ये कह लें I/O, आप ये कह लें q/p, आप ये कह लें d/p, और एंगुलर के लिए बीटा/अल्फ़ा, ये रिलेशन हमें टाइम टू टाइम मुख्तलिफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये हमें दो शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं, एक तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और दूसरा जो है वो हमें मिलेगा मैग्नीफाइंग पावर, या उसको हम मैग्नीफिकेशन का नाम देते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वो है रिजॉल्विंग पावर। ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में रिपीट होता है। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर से क्या मुराद है? रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंटीग्रल, रिजॉल्विंग पावर, एक्चुअली रिजॉल्विंग पावर जो है ये एबिलिटी है किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कि वो ऑब्जेक्ट की माइनर डिटेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे, या एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिवील द माइनर डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पे आप एक दूरबीन से कहीं ट्री को देख रहे हैं, तो वो जो ट्री है ना, विद द हेल्प ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इट सीम्स टू बी लार्जर एंड नियरर, लेकिन उसके ऊपर जो पत्ते हैं या जो उसके ऊपर परिंदे बैठे हुए हैं वो हमें क्लियरली नज़र नहीं आते, या पत्तों के ऊपर आप कह लें कोई और छोटे जानदार बैठे हों, मक्खियाँ वगैरह, वो नज़र नहीं आते। लेकिन अगर हम एक अच्छी दूरबीन जो टेलीस्कोप वगैरह यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप या कोई लेंस, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो वो क्या करता है, वो उस के इमेज को नियरर भी फील होगा, लार्जर भी फील होगा, लेकिन उसके पत्तों पे बैठे हुए वो मक्खियाँ मच्छर वो भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब है कि हमने एक अच्छा लेंस यूज़ किया है, अब वो हमें उसके बारे में और बेहतर डिटेल बता रहा है। तो ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम यूज़ करते हैं, ये हमें उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जो एबिलिटी है कि वो हमें ऑब्जेक्ट के बारे में माइनर डिटेल्स जो है ना वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे। तो रिजॉल्विंग पावर फिर क्या हुआ, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिवील द माइनर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब इसमें तीन फार्मूले यहाँ आपके दिए हुए हैं। पहले नंबर पे फॉर द लेंस, अगर हम एक लेंस यूज़ करते हैं फॉर अ कन्वेक्स लेंस, तो उसका रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला क्या होगा? उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है फॉर अ लेंस, इन केस ऑफ अ लेंस रिजॉल्विंग पावर विल बी रिटन एज, इसको हम लिखते हैं, ये रिजॉल्विंग पावर जो है ना ये वेरी करती है विद द अल्फ़ा मिनिमम, 1/अल्फ़ा मिनिमम। अगर आप लेंस यूज़ कर रहे हैं तो रिजॉल्विंग पावर जो है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अल्फ़ा मिनिमम। अल्फ़ा मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, और जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का जो तल्लक है वो वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अल्फ़ा मिनिमम जो है ये डायामीटर या अपर्चर ऑफ द लेंस इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अल्फ़ा मिनिमम जो है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एंड वेरीज इन्वर्सली विद द डायमीटर या अपर्चर ऑफ द लेंस। अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो अल्फ़ा मिनिमम जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल लैम्डा बाई डी, और प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं डेट इज़ इक्वल टू 1.22। तो 1.22 लैम्डा बाई डी ये अल्फ़ा मिनिमम की वैल्यू होती है।
इन केस ऑफ अ लेंस। अब ये वैल्यू अगर हम रिजॉल्विंग पावर के लिए लगाएं तो हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है लेंस की बन जाएगी हमारे पास 1/1.22 लैम्डा बाई डी, और डी को ज़रा आप ऊपर ले जाएं तो यू कैन सी इज़ इक्वल टू डी ओवर 1.22 लैम्डा। ये हमारी जो है वो रिजॉल्विंग पावर जो है वो बनती है। और रिजॉल्विंग पावर जो है इन केस ऑफ अ लेंस वेरीज डायरेक्टली विद द अपर्चर या डायमीटर ऑफ द लेंस एंड वेरीज इन्वर्सली विद द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। तो ये रिजॉल्विंग पावर दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। अगर डायमीटर या अपर्चर ज़्यादा होगा इंस्ट्रूमेंट का तो रिजॉल्विंग पावर भी ज़्यादा होगी, और अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो रिजॉल्विंग पावर कम है, अगर कम है तो वेवलेंथ कम है तो रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रेड लाइट और ब्लू लाइट से यूज़ करते हैं, एक रेड लाइट यूज़ कर रहा है स्टूडेंट और एक ब्लू लाइट यूज़ कर रहा है विद द सेम अपर्चर, तो ब्लू लाइट जो है ना उसकी वेवलेंथ जो है ना वो कम है, लिहाजा उसकी रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होगी। रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्लू कलर, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है उसके मुकाबले में कम होती है। अब इसी तरह से ये तो लेंस के लिए। इन केस ऑफ अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारे पास दूसरा जो डिवाइस है वो है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर फॉर ग्रेटिंग के लिए जब हम ग्रेटिंग यूज़ करेंगे तो ग्रेटिंग में रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला जो होगा, रिजॉल्विंग पावर होगी n इंटू एम। n इज़ द नंबर ऑफ लाइंस या रूलिंग्स ऑन द ग्रेटिंग। जैसे आपको याद हो कि एक स्लैब है, उस स्लैब के ऊपर हाउ मैनी लाइंस हैव बीन रूल्ड, इसको हम नंबर ऑफ लाइंस या पर ग्रेटिंग क्या था आपको याद होगा, द कंसेक्टिव डिस्टेंस ग्रेटिंग एलिमेंट, द कंसेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस उसको हम कहते हैं। तो n नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइंस हैव बीन रूल्ड, एंड m इज़ द ऑर्डर, तो इन केस ऑफ अ ग्रेटिंग हमारा रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला होगा n इंटू एम। फॉर स्पेक्ट्रोमीटर अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ करते हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर में हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर होगा डेट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा। लैम्डा इज़ द वेवलेंथ इंसिडेंट on the spectrometer and delta lambda is the change in wavelength after passing through this optical instrument, what is the change। तो इसकी जो रेशो होगी ये स्पेक्ट्रोमीटर के लिए होगी लैम्डा बाई डेल्टा लैम्डा। तो ये हमारे पास रिजॉल्विंग पावर है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू रिवील द माइनर डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इसको हम जो है ना वो रिजॉल्विंग पावर का नाम देते हैं। ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, MCQs भी बनते हैं जो पेपर में नॉर्मली ज़्यादा आते हैं। नेक्स्ट, हाँ अब नेक्स्ट को देखते हैं।